कैलकुलस पे। चलिए सबसे पहले आज जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ ये वन शॉट में पढ़ाया जाएगा, एक साथ पढ़ाएंगे, एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अगली जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करता हूँ। अगर इस चैप्टर की हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम हर जगह कर रहे हैं, चाहे फ़ोन चार्ज करने से कह दें, पंखे से, एसी से, टीवी से, कूलर से, या आपकी जो भी ज़रूरत के आराम की चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड हमारा निकला हुआ है ये ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रिका या इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन में एक सी नहीं है, के है, ELEKTRON। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं इलेक्ट्रिका एंड इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहली बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले लाने वाले जो फिलोसफर थे, ठीक है, उन्हें हम थेल्स कहते हैं। थेल्स एक ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने पहले नोटिस किया कि जब हम सर्टेन मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके आगे चल के गिलबर्ट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबस्टांसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, विट्रस एंड रेजिनस। ठीक है, विट्रस जो था उसको पॉजिटिव चार्ज जिसे हम आज कहते हैं उसे उस समय पे विट्रस कहा जाता था, एंड रेजिनस जिसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं उसे हम रेजिनस कहते थे। ठीक है, उस समय पे गिलबर्ट ने रेजिनस नाम दिया निगेटिव चार्ज को। ठीक, आगे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, ठीक है, आज की जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे पहले सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी का या चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट आया था तो वो आया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेस हैं जैसे फर हो गए, फ्लैनल हो गए, वैक्स हो गया, ग्लास हो गया, कॉटन हो गया, पेपर, सिल्क, ह्यूमन स्किन, बहुत ही सारे रेजिन, एम्बर, सल्फर, एबोनाइट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ रब करके देखा गया। ठीक है, जब इन दोनों को दो मटेरियल्स को आपस में रब करके देखा गया तो ऐसे केस में ये देखा गया कि जो हमारी शुरुआत की सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या लिया था, जिसमें हमने लिया था कुछ सबस्टांसेस हमारे, जैसे कि कुछ सबस्टांसेस हमने लिए थे जैसे कि फर था, फ्लैनल था, वैक्स था, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ये सारे सबस्टांसेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे इबोनाइट की बात करें तो इबोनाइट निगेटिव चार्ज एक्वायर करता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ फंडामेंटल लॉस की बात करते हैं। अब ध्यान रखना कि आपको इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में पढ़नी है या इलेक्ट्रिक चार्ज को दो तरीके से पढ़ना है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो बच्चों आपको ये दो पार्ट्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाएगी। सबसे पहला चैप्टर आपकी जो बुक का होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड देन जो सेकंड चैप्टर होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल लॉस की, किनके हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो जो पहला लॉ है उसे हम कूलॉम्स लॉ भी कहते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कूलॉम था, उन्होंने अपना एक लॉ बनाया और ये लॉ बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है या बहुत ही ज़्यादा मैच करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। जो लॉ है वो कुछ इस तरीके का है कि जो फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, जो फोर्स है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, ध्यान रखना, स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, चार्जेस एक जगह पे रुके हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कूलॉम्स लॉ में कहा गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं और ध्यान से सही से बताने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
फार्मूले की अगर हम बात करें, फार्मूला क्या बन के आता है, तो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के क्या है, के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, जिसकी जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहाँ पे, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। इसकी वैल्यू चेंज होगी जब हम मटेरियल का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर हम ध्यान रखें तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। चार्ज को कंजर्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब हमने इबनाइट रॉड को फर के साथ ब्रश किया, ब्रश करने का मतलब रब किया, तो ऐसे केस में इबनाइट रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया। वहीं फर के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम आज जो हम बात कर रहे हैं इस हिसाब से हम देखें, या आज हम जो जानते हैं उस हिसाब से हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इबनाइट रॉड को डोनेट कर दिए। डोनेट करने का मतलब ये है कि दे दिए। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फर में कम हो गए और इबनाइट रॉड में ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से फर हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इबनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम मटेरियल्स को दो तरीके के पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है इंसुलेटर एंड सेकंड इज कंडक्टर। अभी आपको पता होगा बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इंसुलेटर्स आर दो सबस्टेंसेज विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ऐसे सबस्टेंसेज जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने ना दें वो इंसुलेटर्स हैं, और जो अच्छी तरीके से पास होने दें विच अलाउज टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के बारे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंडक्टर्स ज़्यादातर कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है जो आपको आगे पढ़ाई जाएगी, दीज आर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। ये बेसिकली इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच की वो कड़ी हैं जहाँ पे सबस्टेंसेस डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल कंडीशंस में करंट को पास होने देगा, एंड बाय द वे अलग अलग कंडीशंस पे किसी भी तरीके का करंट का पासेज नहीं होगा। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आजकल हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कर रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए ये, जो कि हम क्लास 12th में आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा शुरू होगा करंट से। करंट क्या है, ठीक है। तो अगर बेसिक डिफिनीशन की मैं अगर बात करूं तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो कैसे समझाने की कोशिश करूंगा कि कितने समय में उस कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है। कहने का मतलब अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम ये निकाल लें कि द अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, इन कितने गिवन टाइम में या कितने मीन टाइम में, तो वही कहलाएगा करंट। फॉर्मूले की बात करता हूँ, आई जिससे हम करंट को डिनोट करते हैं इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, ठीक है। क्यू क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, टी टाइम, ठीक है। तो अगर हमको रेट निकालना है तो हमको चार्ज को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे की बात करता हूँ, करंट की जो एसआई यूनिट है वह एम्पियर होती है, ठीक है। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे करंट को यूनिट दी गई एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल पूछा जाता है या सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो ये पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर फॉर्मूला है तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं बेटा। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। खासकर 1 एम्पियर, 1 वोल्ट जो कि आगे आएगा इस तरीके के, या 1 ओम, इन सब की, ठीक है। तो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो इस बारे में आगे बात करते हैं। तो अगर आपको आई की वैल्यू या करंट की वैल्यू 1 लानी है, तो करंट की वैल्यू 1 लाने के लिए चार्ज की वैल्यू भी 1 हो जाए और टाइम की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो 1/1 विल बी इक्वल टू 1, और हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्या है, फुलफिल भी हो जाएगा। तो डेफिनेशन किस तरीके से होगी, ठीक है।
तो अगर डिफिनीशन हम बात करें कि 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्या है, तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कहने का मतलब अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो ऐसे केस में उसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। सिंपल सी डिफिनीशन है बेटा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस हर जगह क्या पुट कर दिया हमने, 1 पुट कर दिया और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमने करंट क्यों पहले पढ़ाया, चार्ज के बारे में पहले बात क्यों नहीं की इतनी, तो चार्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब आगे की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन फॉर 20 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। तो चलिए बात करते हैं। तो हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन है उसमें हमको ये कह रहा है कि जो बल्ब है वो बेसिकली 20 मिनट्स के लिए ऑन किया गया है। 20 मिनट्स का मतलब टाइम हमको दे दिया गया है 20 मिनट्स, एंड जो करंट फ्लो हो रहा है बल्ब के थ्रू वो हमको मिल रहा है 1 एम्पियर का। तो इसका मतलब ये है कि हमको I और T की वैल्यू दी गई है, हमसे चार्ज की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी Q की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ओके, या Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली गलती करेंगे बच्चे वो ये करेंगे कि यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट करना है हमें सेकंड में, और जो आप नहीं करोगे। क्यों करना है ये जानना जरूरी है। एसआई सिस्टम में टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड होती है। तो हमको कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर आर में वैल्यू दी गई है, मिनट्स में वैल्यू दी गई है, सेकंड की जगह माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले करंट की वैल्यू को निकालने के लिए टाइम की वैल्यू को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू 60 विच विल इक्वल टू 1200 सेकंड, ठीक है ना, 1200 सेकंड। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट की वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर, टाइम की वैल्यू दी गई है आपको 1200 सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 1200 कूलम्ब। आपका आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। 1 एम्पियर की डिफिनीशन पूछी जा सकती है, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान रखना है। करंट के डायरेक्शन का महत्व है, लेकिन करंट को हम कैसी क्वांटिटी मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल के थ्रू फ्लो करेगा। इसका डायरेक्शन आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे की बात करते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक चार्ट आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चार्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। एक कंडक्टर के थ्रू ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। और वायर जो मेटल का वायर है बेसिकली ये हमेशा क्या होगा, एक अच्छा कंडक्टर होगा। तो हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे कनेक्टिंग वायर का। अगर सिंबल की बात करूं तो जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन देखने को मिले या स्ट्रेट लाइंस देखने को मिले, इसका मतलब वहां पे हम वायर शो कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें या फंक्शन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ कनेक्टिंग वायर, ठीक है। अगर ध्यान रखें तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि जो वायर होंगे वो जनरली किस मेटल के बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं, और उनके ऊपर एक इंसुलेटिंग कवर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आगे की बात करें, जो सेकंड कंपोनेंट है मेरे पास वो है रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली जिप जैप लाइन जैसा होगा, ठीक है। जिप जैप लाइन आपको समझ में आती होगी। जिप जैप लाइन कहने का मतलब क्या है, जिप जैप लाइन कहने का मतलब यह है कुछ आपको इस तरीके से ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस दिखेंगी, ठीक है। बेसिकली रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर का काम क्या है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को रजिस्टर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जहां पे भी सर्किट में आपको जिप जैप लाइन देखने को मिल जाएगी, इसका मतलब वहां पे क्या है, वहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगली चीज हम बात करते हैं सेल की। किसकी बात करेंगे, सेल की, ठीक है। तो सेल का जो सिंबल है वो आपकी स्क्रीन पे है, एक
बड़ा टर्मिनल और एक दूसरा छोटा टर्मिनल। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा वो प्लस साइन के साथ देखा जाएगा और जो छोटा वाला टर्मिनल होगा वो निगेटिव साइन के साथ देखा जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा टर्मिनल है वो हमेशा कैसे दिखेगा आपको, पॉजिटिव साइन के साथ दिखेगा, और जो छोटा टर्मिनल है वो हमेशा कैसा दिखेगा, निगेटिव साइन के साथ दिखेगा। ध्यान रखना इस बात को बेटा। ठीक है, आगे की बात करें। ठीक है, तो थिन लॉन्ग लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है और थिन शॉर्ट लाइन इस निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी का काम या सेल का काम क्या है, सेल का काम है ये करंट का सोर्स है। आपको ये जानना जरूरी है कि चार्ज जब भी फ्लो हो रहा है किसी भी वायर के अंदर, तो वो चार्ज कहाँ से एक्वायर कर रहा है वायर, वो एक्वायर कर रहा है बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू। हम इस चीज को अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेल है या जो हमारी बैटरी है सर्किट के अंदर, वो बेसिकली क्या करने वाली है, वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा सिंबल हम सामने देख रहे हैं वो फ्यूज का सिंबल है। ठीक है, फ्यूज का सिंबल हमारा बेसिकली क्या करेगा, फ्यूज हमारा सर्किट के अंदर के करंट को लिमिट करेगा। लिमिट करने का मतलब ये है कि अगर करंट की वैल्यू इस वैल्यू से बढ़ जाती है तो फ्यूज वायर अपने आप मेल्ट हो जाएगा और वो सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर किसी तरीके की शॉर्ट सर्किट या किसी तरीके का कोई भी डैमेज ना हो। अब आपको दो तरीके की जो है यहाँ पे और सिंबल्स में बताने जा रहा हूँ। पहला बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है वो इस तरीके से है जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे बल्ब्स हैं, ठीक है, जिनका सिंबल आपको, बल्ब का सिंबल कई सारे तरीके से आपको देखने को मिल सकता है सर्किट के अंदर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की बात करें, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स ध्यान रखिए, आपको अगर दो लाइंस किसी भी सर्किट के अंदर इंटरसेक्टिंग मिलती, इंटरसेक्टिंग करने को एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो ऐसे केस में ये लाइंस बेसिकली क्या है, कनेक्टिंग वायर को शो कर रही है। कनेक्टिंग वायर को शो करने का मतलब क्या है, कनेक्टिंग वायर को शो करने का मतलब ये है कि वायर्स यहाँ पे एक दूसरे को के साथ जुड़े हुए हैं या कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नॉन कनेक्टिंग वायर्स की बात करूं तो नॉन कनेक्टिंग वायर्स, यहाँ पे आपको वायर जंप करता हुआ दिखेगा। जंप करता हुआ दिखेगा कहने का मतलब क्या है कि वायर एक के ऊपर से चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। आपको ये दिखेगा कि ये दोनों वायर्स के बीच में किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। दो डिवाइसेस हैं जिनसे हम सर्किट के अंदर वैल्यूज को मेजर करते हैं। पहला वोल्ट मीटर एंड दूसरा एमीटर। वोल्ट मीटर की जो डिवाइस है इसके अंदर आपको V लिखा हुआ देखने को मिलेगा, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा, दूसरा निगेटिव टर्मिनल दिखेगा। वहीं एमीटर के अंदर हम A लिखा हुआ देखने को पाते हैं। सेम तरीके के डिवाइसेस हैं। वोल्ट मीटर विल मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड एमीटर विल मेंटेन या मेजर द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर उसी तरीके का एक सर्कल बना हुआ और उसके अंदर इस तरीके से हाफ इन्फिनिटी का साइन बना हुआ तो एक अल्टरनेटिंग करंट का साइन है, या बेसिकली यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट आपको देखने को, या इस सर्किट का जो सोर्स है वो एक अल्टरनेटिंग करंट का है। एक सिंपल सी इलेक्ट्रिकल सर्किट का रे डायग्राम, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का सर्किट डायग्राम आपके सामने आपको देखने को हमने दे रखा है। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे दो कंपोनेंट और थे जिनको मुझे बताना था, वो मैं सर्किट डायग्राम में ही बताना चाह रहा था, जिनमें पहला है स्विच एंड दूसरा है की। ठीक है, ध्यान रखने की बात यह है बेटा कि स्विच और की इन दोनों का सिंबल अलग अलग है लेकिन दोनों का फंक्शंस एक ही है। स्विच और की बेसिकली सर्किट के अंदर के करंट को फ्लो होने से रोकेंगे या फ्लो होने देंगे। बेसिकली जैसे हमारे घर में स्विच लगी हुई है, अगर हमको पंखा चलाना है तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं, अगर हमको पंखा बंद करना है तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। वही सेम काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच करती है। की का भी सेम काम है, अगर हमने की लगा दी तो बाइक ऑन हो जाती है, अगर की हटा दी तो बाइक ऑन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सर्किट है उसके अंदर ये बेसिकली करंट के फ्लो को देना है या नहीं देना है, करंट के फ्लो को, इस चीज को रेगुलेट करेंगी। कौन रेगुलेट करेगा इस चीज को रेगुलेट करेंगी हमारी की और स्विचेस। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है बेटा। आगे चलते हैं। इस सर्किट डायग्राम को देख लिया है हमने, इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, सेल लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक सिंपल सा हमारा सर्किटल डायग्राम या सर्किट डायग्राम दिया गया है। ठीक है, आगे की बात करें, जो सेकंड तरीके की चीज़ों को हमको जानना है या जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमको यहाँ समझना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ठीक है, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले कहानी सुनते हैं बेटा। थोड़ी सी चीज़ें कभी कभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको चीज़ें, जितना आपको कॉन्सेप्ट जो है कहानियों से समझ में आ जाता है उतना कभी भी लिखी हुई बातों से नहीं समझ में आता है। तो चलिए कहानी समझते हैं।
कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि पॉजिटिव चार्ज है बेटा, जिसको हमने इन्फिनिटी पे रख दिया था। उसको मेरा एक दोस्त था, वो गया इन्फिनिटी पे रख के चला आया, ठीक है। एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था। अब यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या है? यूनिट का मतलब होता है 1, टेस्ट का मतलब जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और पॉजिटिव का मतलब आपको पता है कि प्लस साइन के साथ चार्ज है, ठीक है। तो एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था, जिसको मेरा फ्रेंड इन्फिनिटी पे रख के चलाया था। कहाँ पे रख के चलाया था? इन्फिनिटी पे रख के चलाया था। अब मुझे उस चार्ज को वहाँ से इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आना है? एक नोन पॉइंट पे लेकर के आना है। एक नोन पॉइंट पे लेकर के आने का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह पे लेकर के आना है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन हमारी कुछ इस तरीके से कहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ नोन पॉइंट, ठीक है। एक इन्फिनिटी से अगर हमको नोन पॉइंट तक क्या लेकर के आना है? इन्फिनिटी से अगर हमको नोन पॉइंट तक एक चार्ज लेकर के आना है, तो ऐसे केस में हम कितना वर्क डन करेंगे? यही वर्क डन कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं V का। किसका इस्तेमाल करते हैं? V का। एंड V विल बी इक्वल टू W अपॉन Q। कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? W अपॉन Q के बराबर हो जाएगा। W यहाँ पे वर्क डन है, Q यहाँ पे टोटल चार्ज है। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो ये होती है V, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दो नोन पॉइंट्स के बीच में अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वन लोकेशन से अदर लोकेशन तक लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इन्फिनिटी वाले पॉइंट को हमने हटा दिया है। और कहाँ हमने कहा? हमने कहा अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको चार्ज को लेकर के जाना है तो ऐसे केस में कितना होगा वर्क डन, ठीक है। अगर चार्ज हमारा यूनिट चार्ज है या उसकी वैल्यू 1 कूलाम के बराबर है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लूँगा सबसे पहले। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलाम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमको चार्ज की वैल्यू 4 कूलाम दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमको 24 वोल्ट दी गई है, ठीक है। हमको पता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। अब अगर हमारे पास वैल्यू की बात करें तो हमको दोनों की वैल्यू पता है। वोल्टेज हमारे पास या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 24 है और चार्ज की वैल्यू 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या है? द वर्क डन इन रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट अ चार्ज फ्रॉम द प्रॉपर प्लेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब सपोज करिए हम चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने क्या कहा कि हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं किसी चार्ज को, फिर हमने कहा कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं। अब हम तीसरी बात क्या कर रहे हैं कि हम अब चार्ज को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहे हैं। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहे हैं कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो कितनी एनर्जी लगेगी? वही कहलाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा वो है ओम्स लॉ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप ये कह सकते हो कि इस पूरे चैप्टर का बेस है ये, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच की रिलेशन निकाली, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट क्या वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। और इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया है। इस सेटअप को देखने के बाद या इस सेटअप के बाद उन्होंने अपना एक लॉ बनाया जिस लॉ को ओम्स लॉ कहा जाता है। ओम्स लॉ कहता है अंडर द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, कहने का मतलब अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में अंडर द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर is directly proportional to the potential difference across the terminal। कहने का मतलब कि अगर हम कंडीशंस को चेंज नहीं करते हैं, अगर हम कंडीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो ऐसे केस में V will be directly proportional to I।
अब जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी लगती है और उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लगाया जाता है या इक्वल्स का साइन लगाया जाता है, तो ऐसे केस में हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो है रेजिस्टेंस आर। ध्यान देना बच्चा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ग्राफ आपके सामने है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, ठीक है। और ये आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों देखने को मिलेगा? स्ट्रेट लाइन बेटा इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके से अगर वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की बेसिकली क्या, रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के अंदर क्या करता है? रेजिस्टेंस का काम है सर्किट में करंट के फ्लो को रोकना। रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। क्योंकि ओम्स लॉ से इस वैल्यू को निकला है, ये वैल्यू निकाली गई है ओम्स लॉ से, इसीलिए जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की उसका भी नाम ओम दिया गया है। सिंबल आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ओम क्या है? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर कैरिंग 1 करंट 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड। तो इसको ध्यान रखिए बेटा कि हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने अभी 1 एम्पियर की डिफिनीशन बोली थी, उसी तरीके से 1 ओम की डिफिनीशन भी हो गई। सारी वैल्यूज को 1 कर दिया गया, 1 कर दिया गया तो हमारा काम हो जाएगा। यानी 1 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल हम करते हैं। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू को सर्किट के अंदर एडजस्ट करती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, रियोस्टेट का सिंबल आपकी स्क्रीन पे ये है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला जो टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे हम कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, कहने का मतलब जो हमारा वायर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। दूसरा लेंथ ऑफ द वायर, माने L, वायर की लेंथ कितनी है। और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कितना मोटा या कितना पतला वायर है हमारे पास। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 3 चीज़ों में हम प्रोपोर्शनैलिटी भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहने का मतलब वैल्यू जितने लेंथ की आप बढ़ाते जाओगे, वायर हमारा जितना ही ज़्यादा लंबा होता जाएगा, रेजिस्टेंस उतना ही वायर का बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब अगर आप वायर को मोटा करोगे, वायर आपका ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, तो ऐसे केस में हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम एक साथ लेकर के आते हैं, एक जगह पे लेकर के आते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो ऐसे केस में हमारे पास फिर से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद इक्वल टू लगाने पर रो का सिंबल आएगा। रो यहाँ पे है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, RHO। ध्यान रखने वाली बात है रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर कंडक्टर की हम बात करें तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारा जो मटेरियल है वो किस तरीके का है, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि अब अगर रेजिस्टिविटी को हमको रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन देनी तो क्या देंगे। रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन हो जाएगी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर हमारा जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर के बराबर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वायर है वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ का है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे केस में ये हो जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला जो हमने निकाला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यहाँ पे अगर R की वैल्यू 1 कर दें, रो की वैल्यू भी निकल आएगी। कैसे? लेंथ अगर 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, तो R विल बी इक्वल टू रो, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखने वाली बात है बेटा। आगे की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए आपके सामने जो सर्किट डायग्राम दिया गया है, इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम अपने लैब में, जो हमारी फिजिक्स लैब है या कहीं पे भी ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। इस सर्किट के अंदर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक एमीटर लगा हुआ है जो कि क्या मेज़र करने के लिए लगा हुआ है बच्चों, करंट मेज़र करने के लिए लगा हुआ है। क्या मेज़र करने के लिए?
करंट मेज़र करने के लिए, ठीक है। एक वोल्टमीटर कनेक्ट है सर्किट में जो कि पैरेलली कनेक्ट है। आप देखेंगे इस बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट है जो कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर रहा है। अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे दी गई है वो दी गई है एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे थ्रू ओम्स लॉ, ठीक है। एक बैटरी है जिसके साथ एक की कनेक्टेड है और लास्ट में हमारे पास एक रिहोस्टेट है। अब रिहोस्टेट क्या है? रिहोस्टेट बेसिकली हमारा एक इस तरीके का अपरेटस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिहोस्टेट है ये बेसिकली सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को घटा या बढ़ा सकेगा बाय वेरिंग रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारी एक्टिविटी है ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने का भी हमारे पास एक तरीका दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, रिहोस्टेट के रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे और उसकी वजह से करंट जो कि एम्पियर में मेज़र हो रहा है और वोल्टेज जो कि वोल्ट मीटर में मेज़र हो रहा है, इन दोनों की एक रीडिंग लेंगे। जैसे आपके सामने हमने एक रीडिंग ले करके रखी हुई है कि जब वोल्टेज हमारा वोल्ट्स में 6 वोल्ट था तो करंट हमारा 3 एम्पियर शो कर रहा था मीटर में। जब वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट था तो ऐसे केस में एम्पियर हमारा 0.5 एम्पियर, एमीटर हमारा 0.5 एम्पियर का करंट शो कर रहा था। जब हमारा वोल्टेज 10 वोल्ट था तो हमारा जो एमीटर था वो 5 एम्पियर का करंट शो कर रहा था। और ऐसे ही जब हमारा वोल्ट मीटर 8 वोल्ट का सप्लाई दिखा रहा था हमें, और ऐसे केस में हमारा जो करंट का मेज़रमेंट था वो 4 एम्पियर था। अब आगे बात करें, जैसे कि हमें पता है कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या यहाँ से हमारा जो फार्मूला बन के आता है वो आता है V इज़ इक्वल टू I इंटू R। अब अगर इसी चीज़ को हम आगे देखते जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ईच केस में जो हमारा R की वैल्यू आ रही है इस फॉर्मूले से, R इज़ इक्वल टू V अपॉन I, यहाँ से हर केस में 2 ओम ही हमारा रेजिस्टेंस हमको शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो अननोन वायर हमने लगाया हुआ है इस सर्किट के अंदर, या जो अननोन रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है सर्किट के अंदर, उसका रेजिस्टेंस हर बार 2 ओम ही आ रहा है। ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, ग्राफ आपके सामने है और इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? आगे चलते हैं। आगे की बात हम करें तो हम अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर 3 आपको पढ़ने हैं। पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर की लेंथ जितनी हम बढ़ा देंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। इसको हम पहला इक्वेशन बना के लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा ये होगा, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब क्या है बच्चों? आसान भाषा में समझते हैं इन चीज़ों को। कहने का मतलब ये है कि वायर की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इस चीज़ का एग्जांपल देखें डे टू डे डेली लाइफ में। तो देखिए, जो हमारे घर तक जो वायर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करता है वो वायर आप देखेंगे बहुत मोटा होगा। जो भी खंभे पे या पिलर्स पे जो लाइट लगी रहती हैं या जो हमारे वायर्स लगे रहते हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और हम जो घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वायर्स, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी मोटाई या चौड़ाई बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है इलेक्ट्रिसिटी का, इस वजह से हम उन वायर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, जिससे रेजिस्टेंस कम यूज़ हो सके। तो बेटा यहाँ पे हमको इस चीज़ का ध्यान, तो अभी तक हमने देखा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और इन दोनों अगर रिलेशंस को हम मिला देते हैं तो R विल बी प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L यहाँ पे लेंथ है, A हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं।
आगे अगर हम बात करें, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे और कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू लगाते समय हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रेजिस्टिविटी, जिसका सिंबल है रो। आपकी स्क्रीन के सामने है RHO, रो। कई बार सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस सिंबल को देखने में, समझने में। ये सिंबल ये ग्रीक वर्ड है, रो इसका सिंबल का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी को हम कह सकते हैं कि अगर आपको ये बताएं तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। बेटा यहाँ ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बोला जाता है, क्या पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, लेकिन रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगी ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी होगी। किसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो हमारा जो पूरा फॉर्मूला बन गया वो बन गया R = ρL/A। ध्यान रखना यहाँ से। अगर हम बात करें कि अगर आपको रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन पूछ ली जाए, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन लिखने के लिए आपको इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला है R = ρL/A, ठीक है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो रो = हो जाएगा R × A/L, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो अब इस डिफिनीशन को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं और लेंथ कंडक्टर की 1 मीटर ले लेते हैं, तो ऐसे केस में आप देखेंगे तो A की वैल्यू भी 1 हो गई है, L की वैल्यू भी 1 हो गई है, और ऐसे केस में रो = आ गया है R। और इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन बताएंगे। रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन हो जाएगी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द। तो बेटा यहाँ से रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन हमारी हो जाएगी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस व्हेन it is taken in the form of a rod whose area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन, यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम एक ऐसी रॉड लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर के बराबर हो, तो ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस आएगा उस कंडक्टर का या उस रॉड का, वही रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे की बात करते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऐसा है, यूनिट जो रेजिस्टिविटी की होगी वो हो जाएगी ओम मीटर। कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है ना, करंट की, जैसे 1 मिली एम्पियर। ठीक है, इसी का ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में बहुत बार बोला जाएगा 1 मिली एम्पियर करंट। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 0.001 एम्पियर। ठीक है, अगली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी के। ठीक है, अब सुपर कंडक्टिविटी क्या है, हमने जानते हैं कि बहुत सारे सबस्टेंसेस को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की अगर हम बात करें तो सबस्टेंसेस को हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर क्या है या सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली है कि अगर कोई मेटल है या कोई कंडक्टर है जिसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ले जाएं, तो ऐसे केस में जो हमारा कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। और ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उस वायर या उस मेटल के अंदर वो लगभग 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर कंडक्टर को हम बहुत ही ज़्यादा किस टेम्परेचर पे लेके जाएं, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे लेके जाएं, तो ऐसे केस में मेटल बिकेम सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब ध्यान रखना, या हमारा जो कंडक्टर होगा वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कौन सा टेम्परेचर होगा, ठीक है, जिस पे हमारा मेटल या कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होगा, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है बेटा? ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ मेटल बिकेम अ सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल, मरकरी का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो -269 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मरकरी को अगर हम -269 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो ऐसे केस में मरकरी के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सुपर कंडक्टर में।
आगे चलते हैं बेटा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस को अगर हम क्या करें, कंबाइन करें, एक के बाद एक लगा दें, या कम्बिनेशन हमें पढ़ना हो इनका, तो हम कम्बिनेशन दो तरीके से पढ़ते हैं। दो वेज में जो है रेजिस्टर्स को कंबाइन किया जा सकता है। पहला सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को हम एंड टू एंड एक के बाद एक लगा देते हैं, तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ में कंबाइन हो गए हैं। कैसे कंबाइन हो गए? सीरीज़ कम्बिनेशन में आ गए हैं। ठीक है बेटा, फिर से ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को कैसे लगा दें, एंड टू एंड लगा दें। एंड टू एंड लगाने का मतलब ये है एक के बाद एक लगाते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस तरीके के कम्बिनेशन को सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। ध्यान रखना कि जो हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन के लिए भी हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले हम निकालेंगे आगे जाकर के, लेकिन उससे पहले हम लॉ ऑफ कम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लॉ ऑफ कम्बिनेशन की। तो अगर लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इन सीरीज़ की बात करें तो कहा जाएगा व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड एंड टू एंड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्विवेलेंट या इक्वल सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेजिस्टेंस को हम सम कर देंगे, अगर ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में सारे रेजिस्टेंसेस का सम ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज़ में लगाया है, उन सारे रेजिस्टेंसेस के जो भी रजिस्टर्स के जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, उनका सम ही कहलाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे आएगा हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंटली R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिया, आपके सामने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमने तीनों रेजिस्टेंसेस को एक बैटरी और एक की से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे हम जो सबसे जरूरी चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये है कि करंट हमारा किस तरीके से फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर या इन रेजिस्टेंसेस के अंदर। ठीक है, सारा का सारा खेल करंट का है। ठीक है, तो करंट हमारा किस तरीके से फ्लो हो रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना बेटा कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है। आप देखोगे भी तो करंट डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है क्योंकि करंट को डिवाइड होने के लिए कोई और पाथ नहीं मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा वहाँ पे क्या डिवाइड होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा या वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट डिवीज़न नहीं होगा। किसका डिवीज़न होगा? पोटेंशियल का डिवीज़न होगा या वोल्टेज का डिवीज़न होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, तो ऐसे केस में टोटल सर्किट के अंदर अगर हम करंट निकालने की कोशिश करेंगे तो I आ जाएगा। ठीक है, अब यही करंट I पूरी सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है और उसको कहीं भी डिवाइड होने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पूरे होल सर्किट के लिए जो हमारा करंट होगा वो I हो गया। वोल्टेज की अगर हम बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ईच रेजिस्टेंस के अलॉन्ग हम मान लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वो V1 V2 और V3 हो गया है। ठीक है ना, तीनों के अलॉन्ग अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में जो टोटल वोल्टेज होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। कहने का मतलब ये है कि तीनों जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस है अगर उनको हम सम कर देंगे तो ऐसे केस में वो टोटल पोटेंशियल के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला हमारा है V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि करंट तो डिवाइड हुआ नहीं, करंट तो सेम है, तो ये हो जाएगा I R1। ठीक है, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा I R2 और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा I R3। ठीक है, अब अगर हम इस केस में आगे देखें तो V1 V2 और V3 की अगर हम बात करें तो हमको क्या करना है कि टोटल वोल्टेज अगर सर्किट का निकालना है तो सबको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और I क्योंकि हर जगह क्या है, कॉमन है, I हमारा हर जगह कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे केस में ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर का आपको क्या बचेगा, I बाहर आ गया और ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा बताओ बेटा, ये हो जाएगा हमारा I मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि 8 हो
तो जैसे आप देख रहे हैं हमको पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो ऐसे केस में I से I LHS और RHS दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे और ऐसे केस में हमारे पास बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगला जो टाइप है हमारा कम्बिनेशन का वो है पैरेलल कम्बिनेशन। अब अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि करंट का डिवीज़न होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट के पास एक से ज़्यादा पाथ हैं, जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं उतने पाथ्स हैं किसके लिए? जाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा करंट डिवीज़न होगा या करंट का डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा, वहीं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन का लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं उन सब का अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है या निकालना है तो ऐसे केस में जो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, वही सेम तरीके का सर्किट डायग्राम है, बस अब की बार हमने जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको कैसे कनेक्ट कर दिया है? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ऐसे केस में हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2 और R3, इनको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में और हम ये देख रहे हैं कि अब करंट के पास ट्रैवल करने के लिए कितने? 3 रास्ते हैं। तो ऐसे केस में करंट का डिवीज़न, बैटरी से जो करंट निकलेगा I, उसका डिवीज़न हो जाएगा 3 पार्ट में और हमको इस तरीके से I1, I2 और I3 3 करंट की वैल्यूज़ मिलेंगी। कहाँ पे? अलग अलग रेजिस्टेंसेस में, लेकिन पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो ओम्स लॉ हमारा कहता है V इज इक्वल टू आई आर, और ऐसे केस में I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2 एंड I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। सेम तरीके का हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, वहाँ पे हम वोल्टेज को ऐड करते थे, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों मिला करके क्या बन जाएंगे? I बन जाएंगे। और ऐसे केस में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में I1, I2 और I3 की, तो वैल्यू हो जाएंगी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं V अपॉन R। ठीक है, आप देखोगे कि हर जगह पे V दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में, और V को हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद V से V कैंसिल होगा और हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस पे जो न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं वो हम अगले टॉपिक में या अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ आपको चैप्टर्स की समरी बता रहे हैं या चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? ठीक है, हमें जैसे कि पता है कि पावर क्या होता है बेटा? रेट ऑफ वर्क डन होता है। ठीक है, पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क जितना भी होगा उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम के लिए हुआ है, तो वही हमको मिल जाएगा पावर। तो P इज इक्वल टू हमको पता है W अपॉन T होता है। ठीक है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन अगर हम लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ नोन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से हमारा फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से W की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V इंटू Q। ठीक है, तो पावर के फॉर्मूले में जो कि है वर्क डन अपॉन टाइम, अगर इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q डिवाइडेड बाई T। और ऐसे केस में V को अगर हम बाहर ले जाते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि Q अपॉन T विल बी इक्वल टू I, और यहाँ से हमारे पास पावर के फॉर्मूला आ जाता है P इज इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा एक चीज़ और है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम इस फार्मूले को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फार्मूले को चेंज करने के लिए V की वैल्यू हम पावर के फार्मूले में जो कि है V इंटू I, उस फार्मूले में हम पुट कर सकते हैं। और ऐसे केस में जब हमने वैल्यू पुट की तो V की जगह हमने IR पुट कर दिया और पावर का ही फार्मूला बन गया I स्क्वायर R। ठीक है, अगला जो फार्मूला बना सकते हैं वो हम I की वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। I की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ऐसे केस में I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R,
और ऐसे केस में जब हम P इज इक्वल टू V इंटू आई में I की वैल्यू V अपॉन R पुट करेंगे तो ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारी वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कैलकुलेशन के लिए जो हमारा फार्मूला है वो है E इज़ इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्या है? E इज़ इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, और जो कॉमर्शियल या ट्रेड यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो है हमारी किलोवाट आर। ठीक है, तो किलोवाट आर क्या है? सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो हम कहते हैं 1 किलोवाट आर की डिफिनीशन हम समझते हैं और उससे हमको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो 1 किलोवाट आर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इट्स पावर इफ़ द पावर इज़ 1 किलोवाट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है अगर उसकी जो पावर रेटिंग है या जो पावर कंज्यूम करता है, जो पावर है उसका वो 1 किलोवाट है और उसको हम 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए चलाते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारा वैल्यू है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर आ जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। यहाँ से बेटा एक चीज़ हमको ध्यान आई जिसको हम बता देते हैं कि पावर की जो SI यूनिट है वो वाट होती है। क्या होती है बेटा? वाट होती है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट हो जाएगी। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। आगे की बात करते हैं तो हमें पता है कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, और इंटू 1 आवर। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो हम 1 आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? सेकंड्स में। और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3600 सेकंड्स या 3600 सेकंड्स। तो ऐसे केस में अगर हम 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी हमें मिल रही है अगर हम ये निकालना चाहें तो ऐसे केस में हमारी वैल्यू आ जाती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमारे अगर हम 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो SI सिस्टम में क्योंकि हमारी एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो जूल में कन्वर्जन करने पे जो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है वो हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसमें जो पहला इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट और तीसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट की बात सबसे पहले करते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास हम कोई भी कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट का पासिंग कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो ऐसे केस में उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जनरेट होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या हीटर का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर से क्या जा रही है? हीट जा रही है। ठीक है, और जब ऐसे केस में इलेक्ट्रिक करंट जब उनके थ्रू फ्लो होता है तो ऐसे केस में क्या मिलता है? आपको हीट मिल जाती है, बहुत सारे अमाउंट में हीट मिलती है। ठीक है, और यही कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, कोई किसी भी ऐसे वायर में जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, ठीक है, तो ऐसे केस में जितना रेजिस्टेंस हाई होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस हाई कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास अगर हम देखें तो जैसे नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसको हम हीटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देखोगे जैसे ही आप नाइक्रोम के थ्रू क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का पास कराते हैं, आपको देखेंगे बहुत सारा हीट मिलेगी, वायर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ठीक। अब ध्यान रखना कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट काम करता है मोशन में। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे जैसे आप फ्रिक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे ही मोशन का रेट स्लो हो जाएगा या ऑब्जेक्ट धीरे ट्रैवल करना शुरू कर देगा। उसी तरीके से जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे उसी तरीके से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो thus the rate of resistance is the same as the rate played by the frictional force in the mechanism। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन, टोस्टर, गीज़र, इन सब में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है इसी फिनोमेना पे
प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट के फिनोमेना पे। आपने देखा होगा हमारे घर में जो पुराने बल्ब होते हैं, जो कांच के बल्ब थे, उनके अंदर इसी तरीके से हीट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सर्किट के थ्रू अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसे केस में उस वैल्यू को क्या कर देता है, या उस अप्लायंस की सेफ्टी पे ध्यान देता है। जो हमारा फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट कर जाता है और ऐसे केस में सर्किट हमारी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट है वो आपको हमें अभी क्लास 10th के लिए नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो उन्हें हम स्किप करेंगे। उससे पहले हम आपको हीट प्रोड्यूस का या हीटिंग इफेक्ट के लिए फार्मूला बता देते हैं। तो जैसे हमको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, एंड पावर का फार्मूला हमने निकाल रखा है P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ऐसे केस में पावर की जगह V इंटू आई पुट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं T से, और ऐसे केस में हमारे पास जो H का फार्मूला आ जाएगा या हीट का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा P की जगह हमने पुट किया था V इंटू आई, तो ऐसे केस में V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। सेम फार्मूले को ट्विस्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि फार्मूला बन जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। अगला H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। ध्यान रखना हीट जूल में निकाली जाएगी, एनर्जी है क्योंकि, और इसको हम या इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो आपको इस नाम से भी पूछा जा सकता है, हीटिंग इफेक्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। Get that money, 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 money. I don't come the money, 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 money. Do it all for money, 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 money. Let me stack that money, 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 money. Come and get that money, money. Let me stack that money, money. Get that money. Switch it up. Money, 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 money. Do it all for money, 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 money. Let me stack that money, 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 money. Come and get that money.
I'ma get that money, 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 money. I don't